Hello guys, this is your economics lecture with Maina Yadav, Commerce Center. And today we will discuss our last topic in this chapter, Green Revolution. वैसे तो कोई नया और हटके चैप्टर नहीं है आप लोगों के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो इस टॉपिक को, लेकिन जो कि हमारी एग्रीकल्चर वाले चैप्टर के अंदर ये टॉपिक था तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है। चलिए, ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो वो कौन सी क्रॉप से रिलेटेड था। ग्रीन रेवोल्यूशन था जो हमारे फूड ग्रेन आइटम्स हैं, जैसे वीट एंड राइस। वीट एंड राइस जो हमारे फूड ग्रेन आइटम्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया। समझ में आ रही बात? कब लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया था कि 1967 और 68 में लॉन्च किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन। जो हमारे फूड ग्रेन आइटम है वीट एंड राइस, उनकी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन बनाया गया, ठीक है। अब हम मीनिंग देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन मीन्स क्रॉप, रेवोल्यूशन मीन्स स्पार्क, मीन्स इंक्रीज। अगर हम इसको इंक्रीज लिखते हैं तो गलत नहीं है, ठीक है। एक तरीके से उछाल। ग्रीन मीन्स क्रॉप, रेवोल्यूशन मीन्स स्पार्क, मीन्स इंक्रीज। किसमें? क्रॉप के प्रोडक्शन में एक उछाल आना, क्रॉप का प्रोडक्शन में को क्या करना? इंक्रीज करना। दैट मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन। जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, ठीक है, और क्रॉप में भी मोस्टली हमारे फूड ग्रेन आइटम्स जो वीट एंड राइस जो कि आते हैं, ठीक है। हम अनदर कंट्री के कंपैरिजन अगर हम करते हैं यूके एंड यूएसए, तो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन था वीट का वो सिर्फ 3.1% के करीब था, ठीक है। अनदर कंट्रीज़ का, यूएस का 9.1 के करीब था। तो उस तरीके से था जिसमें हम बहुत पीछे थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की हमें ज़रूरत थी, ठीक है, जिसमें मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ ऐसा चेंजेस हो, रिफॉर्म्स अप्लाई हो, ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1967-68 के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन और रेवोल्यूशन दोनों का मीनिंग मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, दैट मीन्स सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स आइटम्स, की सेल्फ सफिशिएंसी की फूड ग्रेन आइटम्स का प्रोडक्शन इतना बम्पर हो, इतना उछाल हो, इतना इंक्रीज हो कि हम खुद के ही एग्रीकल्चर आउटपुट के ऊपर डिपेंड हो, ना कि कहीं से इंपोर्ट करें उसमें, ठीक है। हाँ जी, मतलब बफर स्टॉक जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक। चलिए, उसके बाद में है जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो 2 फेज में सेट किया गया था। फर्स्ट फेज जो सेट किया गया था वो 60s और 70 के बीच का, 60 और 70 के मिड में सेट किया गया था, ठीक है। मिड की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फेज 60 और 70s के मिड में सेट किया गया था, जिसमें था वीट और राइस, मोस्टली वीट और जो राइस जो फूड ग्रेन आइटम थे, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ठीक है। और मोस्टली कौन से स्टेट के अंदर? पंजाब है, पंजाब था, आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु था, ठीक है। इन स्टेट के अंदर मोस्टली फर्स्ट फेज के अंदर तो मोस्टली इन स्टेट के अंदर वीट एंड राइस फूड ग्रेन आइटम्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना था, और मोस्टली इन्हीं स्टेट के अंदर ही अप्लाई हुआ, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, फर्स्ट फेज के अंदर। अब हम सेकंड फेज की बात करते हैं। सेकंड फेज आया था 70 और 80 के बीच की, के मिड में, 17 और 80 के मिड में, ठीक है। सेकंड फेज की बात करें हम, सेकंड फेज 70 और 80 के मिड में, जिसमें कौन से एरिया कवर किए गए थे? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट एंड राइस, ठीक है, मीन्स दैट द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन आइटम्स। कौन से एरिया में? मोस्टली एरिया ऑफ द कंट्री के जितने भी एरिया थे, जितने भी स्टेट थे, मोस्टली एरिया में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया। समझ में आया? तो ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन मीनिंग क्या होता है, रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, और कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, और इसके 2 फेज हैं। फर्स्ट फेज में कौन से स्टेट में, और सेकंड फेज में कौन से स्टेट में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, अब हम देखते हैं जब ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हो गया, ठीक है, मोस्टली स्टेट के अंदर, तो उससे पड़ने वाले जो इफेक्ट, अब हम बात करेंगे ना कि हम
हमने तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों किया था कि क्रॉप जो हमारी थी उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, है ना, फूड ग्रेन आइटम में सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। तो कितने उसके पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन से कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, समझ में आ रही बात। चलिए वो देखते हैं हम कि दिया गया है कि इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी थी, फसल की जो उत्पादन क्षमता थी वो इंक्रीज हुई। कितनी कितनी इंक्रीज हुई वो डेटा के हिसाब से है, डेटा मैं आपको लिखवा देती हूँ, लिख लीजिएगा। हाँ जी, डेटा के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि ये था 3216 kg पर हेक्टेयर इन 2016-17। 16-17 में जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी मापी गई थी वो वीट की मापी गई है। वीट की कितनी, 3216 kg ऑन पर हेक्टेयर, ठीक है। किसके कंपैरिजन, 1951 के जो डाटा थे, 1951 में कितने था, 660 kg ऑन पर हेक्टेयर। 660, देखो ये 1950 की बात कर रहे हैं, 1950 में 660 kg था पर हेक्टेयर के ऊपर, और 2015 और 16 के अगर हिसाब से हम देखें तो ये आया है 3216 kg ऑन पर हेक्टेयर। देखो फर्क कितना है, 50 के अंदर था 660 और यहाँ कितना है 3216 kg पर हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हुई है, किसकी है, ये वीट की है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम राइस की बात करते हैं। राइस की देखिएगा कि इट वाज 2550 kg पर हेक्टेयर, 2550, ये 2016 और 17 के डाटा हैं, एज कम्पेयर टू द 665 kg पर हेक्टेयर 1951 के अंदर, ठीक है। ये राइस के बारे में बात कर रहे हैं। राइस की बात करते हैं तो ये था 2015 और 16 के अकॉर्डिंग था, डेटा दिए गए हैं आपके 2550 kg, और इसी को अगर हम 1950 की अगर बात करें तो था 650 kg, ठीक है। ये देखें 2015-16 में राइस का प्रोडक्शन बढ़कर कितना हो गया 2550 kg ऑन पर हेक्टेयर, बट 1950 में जो कि कितना था 665 kg। ये राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ ना, बिल्कुल हुआ है। अमेजिंग का अगर हम बात करें तो वो था 2664 kg पर हेक्टेयर, 16-17 में 2664 kg ऑन पर हेक्टेयर, और ये 51 के अगर डाटा की हम बात करें तो वो था 704 kg ऑन पर हेक्टेयर। ये अमेजिंग की बात है। तो ये थे डाटा जो कि थोड़े ज़रूरी थे, इसलिए मैंने आपको बता दी कि कितनी प्रोडक्टिविटी वीट में इंक्रीज हुई, कितनी प्रोडक्टिविटी राइस में, और कितनी प्रोडक्टिविटी मेजिंग में इंक्रीज हुई, ठीक है। सो पहला पॉइंट था कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। किस में कितना इंक्रीज हुआ अकॉर्डिंग टू द डेटा, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट की अब हम बात करते हैं शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। देखिएगा एग्रीकल्चर में हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया था कि जो फार्मर्स थे वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ही बिलीव करते थे, ना कि कमर्शियल फार्मिंग में। मतलब वो सिर्फ इतना ही प्रोडक्टिविटी चाहते थे, इतना ही प्रोडक्शन करते थे जिससे उनका खुद का गुजारा हो जाए, वो खुद सर्वाइव कर सकें। बाकी कमर्शियल आउटलुक के लिए तो वो सोचते ही नहीं थे। क्या हुआ, वो भी चेंज हुआ, ठीक है, शिफ्ट हो गई। लोग क्या करने लगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भूल करके उसको कमर्शियलाइजेशन फार्मिंग में यूज़ करने लगे। कैसे कि प्रोडक्टिविटी जब बढ़ गई तो इतना गेहूं तो खुद तो खा नहीं सकते, इतना वीट नहीं खा सकते ना, तो उन्होंने खुद के लिए तो बचाया ही बचाया, देन आफ्टर जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था उनके पास उसको उन्होंने मार्केट में सेल किया और प्रॉफिट भी अर्न किया। दैट मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को उन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी, पहले तो मेन मोटिव ही यही था एग्रीकल्चर करने का कि सेल्फ सफिशिएंसी मतलब खुद का गुजारा, कमर्शियलाइजेशन के बारे में सोचते ही नहीं थे। लेकिन बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए भी यूज़ किया गया फूड ग्रेन आइटम को, ठीक है, कि इतना प्रोडक्शन हुआ कि उन्होंने कमर्शियलाइजेशन यूज़ के लिए भी उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, बेचना भी स्टार्ट कर दिया। समझ में आया, बिल्कुल एक तरीके से बिजनेस यूज़ या बिजनेस के तरीके से यूज़ करने लगे, जो एक्स्ट्रा था उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न करते थे। क्लियर है, ठीक।
नेक्स्ट है चेंज इन फार्मर आउटलुक। जो फार्मर का जो आउटलुक था, हमने बताया था ट्रेडिशनल आउटलुक था, कन्वेंशनल आउटलुक था। वो सिर्फ और सिर्फ यही सोचते थे कि हमें तो सिर्फ एग्रीकल्चर का ही काम करना है और इतना ही प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि हमारा गुजारा हो जाए, हम सर्वाइव कर सकें। ये था उनका कन्वेंशनल आउटलुक, ट्रेडिशनल आउटलुक जिसको हम बोलते थे। कमर्शलाइजेशन के लिए उनको सेल करना, प्रॉफिट अर्न करना, वो सोचते ही नहीं थे। तो उनका जो ये आउटलुक था, जो ये दृष्टिकोण था, वो क्या हुआ, चेंज हुआ। समझ में आ रही बात? ये जो आउटलुक था वो चेंज हुआ ना। उन्होंने ये सोचा, जब हैवी प्रोडक्शन होने लग गया तो वो ये सोचने लगे कि खुद के लिए तो रखें, ट्रेडिशनल आउटलुक से निकल करके वो कमर्शलाइजेशन की तरफ मूव किया उन्होंने। ठीक है, बाकी खुद के लिए तो रखें बट मार्केट में भी हम उसको सेल करें ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन थे, मतलब व्हीट एंड राइस थे हमारे, व्हीट, राइस, मेजन, बाजरा, ठीक है, क्या थे, फूड ग्रेन आइटम्स थे हमारे। इनमें क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है ए बफर स्टॉक, मतलब इतना प्रोडक्शन कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको स्टॉक भी कर सकें, अनदर कंट्री से इंपोर्ट ना करना पड़े, बल्कि हम इतना प्रोडक्शन करें कि अनदर कंट्री को एक्सपोर्ट करें ये फूड ग्रेन आइटम, दैट इज द सेल्फ सफिशिएंसी। समझ में आ रही बात? तो ये जो 4 गुड इम्पैक्ट थे किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के, कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई, लोग सब्सिडेंस फार्मिंग से कमर्शियलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हुए, लोगों का जो ट्रेडिशनल आउटलुक था वो भी चेंज हुआ। ठीक है, और सेल्फ सफिशिएंसी आई इन फूड ग्रेन आइटम्स। ठीक है, क्लियर है? ये कुछ गुड इम्पैक्ट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पे। क्लियर हो गया यहाँ तक? डेफिनेटली हो गया। अगर समझ में भी आ रहा होगा, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि अगर ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी हम अनदर कंट्री, हालांकि बफर स्टॉक था, सेल्फ सफिशिएंसी थी, फूड ग्रेन आइटम्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज भी हुई थी, लेकिन अनदर कंट्री के कंपैरिजन में फिर भी हमारी प्रोडक्टिविटी क्या थी, कम थी। समझ में आ रही बात? अगर वो सब इंक्रीज तो हुआ, लेकिन जब हम अनदर कंट्री के साथ कंपैरिजन करें, जापान के साथ में, चाइना के साथ में, यूके के साथ में, तो फिर भी हमारी प्रोडक्टिविटी क्या थी, कम। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो कुछ लिमिटेशंस भी रही होंगी ग्रीन रेवोल्यूशन की। ऐसा तो है नहीं कि सारे पॉजिटिव में गए हैं। आज तक जो भी इंडिया ने जो भी प्लान लॉन्च किए, तो कुछ फेलर्स भी मिले, कुछ सक्सेस भी मिली, तो कुछ फेलर्स भी मिले। तो कुछ लिमिटेशंस हम डिस्कस करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। देखिए कौन सी कमियां जो रह गई थी। सबसे पहले है लिमिटेड क्रॉप। लिमिटेड क्रॉप का मतलब है ये जो रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन था, ये सिर्फ लिमिटेड क्रॉप के ऊपर था, फूड ग्रेन आइटम्स के ऊपर था, जिसमें व्हीट और राइस ही आता है, व्हीट एंड राइस ही आता है। ठीक है, बाकी जो बच गए, बाकी भी तो क्रॉप होती है ना, जो कमर्शलाइजेशन यूज के लिए हम करते हैं जिनको, ठीक है, कौन सी, जैसे जूट है, टी है, कॉफी है, ठीक है, पल्स है, उनमें ग्रीन रेवोल्यूशन अप्लाई नहीं हुआ। मतलब उन क्रॉप के ऊपर ग्रीन रेवोल्यूशन अप्लाई नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? तो ये था कि लिमिटेड क्रॉप के ऊपर ही ग्रीन रेवोल्यूशन अप्लाई हुआ, व्हीट एंड राइस के ऊपर, दैट मीन्स फूड ग्रेन आइटम्स के ऊपर। बाकी जो कमर्शलाइजेशन यूज के लिए हम कमर्शलाइजेशन के लिए जो क्रॉप हम उगाते थे, ग्रो करते थे, उनमें ग्रीन रेवोल्यूशन अप्लाई नहीं हुआ। पल्स, जूट, टी, कॉफी, ठीक है, उनमें कॉटन नहीं होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब नेक्स्ट लिमिटेशन हम देखते हैं कि अनइवन स्प्रेड, अनइक्वल। एक तरीके से हम बात करें तो अनइवन स्प्रेड मतलब अनइक्वल। कहने का मतलब है ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ एरिया में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिया, अच्छा इम्पैक्ट, लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया थे, कुछ ऐसे भी स्टेट थे जिनमें ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे पाया, या अगर हम कहें कि वहाँ इम्पैक्ट ना के बराबर पड़े। ठीक है, मतलब इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा उन स्टेट के अंदर, उन एरिया के अंदर। देखिएगा जैसे यहाँ पर दिया गया है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, इन स्टेट में ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा।
या फिर यहाँ कहें कि ज़्यादा ध्यान दिया गया, यहाँ पर वो सारे ग्रीन रेवोल्यूशन अप्लाई किए गए, ठीक है। यहाँ पर फूड ग्रेन आइटम का प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया इन स्टेट में। लेकिन जो बाकी जो स्टेट बच गए हमारे पास, जैसे कि यूपी है, बिहार है, एमपी है, ठीक है, उड़ीसा है, ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टेट थे जिनमें ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट नहीं पड़ा। समझ में आया? तो अनइवन स्पेयर जिसको हम बोलते हैं अनइक्वल, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट दिया गया है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो दिया गया है कि लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन का मतलब है जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टाइज किसको प्रोवाइड किए गए? कुछ एक लिमिटेड फार्मर्स के पास ही पहुंच पाए, सभी फार्मर्स के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाई। समझ में आ रही बात? तो जो फार्मर, जो लिमिटेड पॉपुलेशन थी जो खेती करती थी, लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों के पास ये सब चीज़ें अवेलेबल हो पाई। कौन सी चीज़ें? अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टाइज, ठीक है, ये कुछ ही लोग फार्मर्स तक पहुंच पाए, बाकी सभी फार्मर्स तक इनकी अवेलेबिलिटी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक डिवाइड। इकोनॉमिक डिवाइड मीन्स ए गल्फ बिटवीन पुअर एंड रिच फार्मर्स। जो हम गल्फ बताते हैं कि अमीर अमीर ही रह गए, गरीब गरीब ही रह गए, ठीक है। जो इकोनॉमिक इक्वल आना चाहिए था, इक्वलिटी आनी चाहिए थी, वो नहीं आई, ठीक है। क्या हुआ कि जिनके पास ये अच्छी क्वालिटी के बीज वगैरह पहुंच पाए, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, उन्होंने सब्सिस्टेंस के लिए भी रखा और कमर्शलाइजेशन भी यूज़ किया, मतलब उनके पास पैसे आ गए, वो रिच बन गए। और जिनके पास ये चीज़ें नहीं पहुंच पाई, जिन स्टेट में, जिन फार्मर्स के पास में, उनकी प्रोडक्टिविटी वैसी की वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी, कोई चेंज नहीं हुआ। उनके पास इतना ही प्रोडक्शन हुआ कि वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकें, बाकी उनके पास कोई प्रॉफिट अर्न नहीं आया, तो वो क्या रह गए? गरीब रह गए। तो जो इकोनॉमिक डिवाइड था वो भी एज इट इज़ रहा, और पुअर ही रह गए और रिच ही रह गए, ठीक है। तो इन सब से अभी इंडिया के अंदर जिस तरीके से अभी लिमिटेशंस बताई हमने फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो उस हिसाब से इंडिया को एक अगेन ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा नीड है, जिसमें सारी की सारी क्रॉप भी आए, ठीक है। लिमिटेड क्रॉप ना हो, सारी की सारी क्रॉप हों, सभी एरियाज़ को इंक्लूड किया जाए, लिमिटेड फार्मर्स ही ना हो जो उनको यूज़ करें, ठीक है। सबको एक साथ लेते हुए एक सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की इंडिया में अभी भी ज़रूरत है, ठीक है। तो गाइज आज हमने क्या डिस्कस किया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, उसके कुछ गुड इम्पैक्ट, कुछ उसके बैड इम्पैक्ट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर था इतना ही आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए